हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड एसेस और नॉर्थर्न ब्रेव के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का घर है। आखिरी कुछ मैचेस वो यहाँ पर खेले भी हैं। अब मैंने कल आपको लीग टेबल दिखाया हुआ था, अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि ऑकलैंड अभी लीग के टॉप में चल रही है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनके जीतने या उनके हारने से। और आज के मैच में ओटागो के पॉइंट गंवाने से और भी चीज़ें उनके लिए आसान हो चुकी है। नॉर्दर्न डिशेज भी बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। तो ये मैच प्रैक्टिकली उतना कुछ इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता है, लेकिन ऑब्वियसली मोमेंटम बरकरार रखना है ऑकलैंड को। और उनको अगर कंफर्म करना है कि उनको अपने घर पे ही जो है फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए उनको ये मैच जीतना पड़ेगा। एनीवेज वो टॉप 3 में तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर वो फाइनल डे में डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा। नॉर्दर्न डिशेज के लिए प्राइड की ही बात है और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं इन दोनों टीमों के बीच में। ऑब्वियसली मैच हो चुका है, जो कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे हुआ था। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो 3-1 से आगे होती हुई दिखेगी आपको नॉर्थर्न ब्रेव की टीम, और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले मैच से। ऑलमोस्ट 3 साल पुराना मैच है। हैमिल्टन में ये मैच हुआ था। ऑकलैंड ने बना था 162 रन, जहाँ पे आपको रॉबर्ट ओटोनेल करेंट स्क्वाड में दिख जाते हैं। बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए जो उनका मेन स्ट्रेंथ रहा है, उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हुआ करते हैं वो, ये हमने देखा भी है, जिसकी वजह से वो लास्ट 2 सीजन फाइनल में वो पहुंचे थे, जिनमें सैंटनर का सबसे बड़ा रोल था, साइफर्ट का भी रोल था, साउदी भी कुछ मैचेस खेले थे, बोल्ट भी कुछ मैचेस खेले थे। और जैसे ही ये सारे प्लेयर्स एक लाइन से अनअवेलेबल हो गए, इनकी जो वीकनेस है वो दिखना शुरू हो गई। और वही चीज़ अभी बहुत ज़्यादा दिखी है इस सीज़न में कि डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की उतनी ताकत नहीं रहते हैं जितना उनका मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रहते हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे मैच चेस कर लिया था, जिसमें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था। टर्ब्राक अवेलेबल नहीं है, जेमिसन अवेलेबल नहीं है, और फर्न्स के यहाँ पे 3 विकेट्स। तो ये मैच एक मीडियोकर रेंज का स्कोर आप कह सकते हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पूरी तरीके से अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स का फ़ायदा उठाया, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। मेजर जो परफॉर्मर्स करंट स्क्वाड में आपको मिल जाएंगे इस मैच से वो है रॉबर्ट ओटोनेल और धन रूफेंस। अगला मैच ये भी हैमिल्टन में हुआ था। ऑकलैंड ने यहाँ पे भी उसी रेंज में स्कोर बनाया था 165। गप्टिल अवेलेबल नहीं है, वार्कर उतने अच्छे फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं अभी तक। स्टार्ट थोड़ा बहुत ले भी रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है उनकी गाड़ी। चैपमैन नहीं है, ओटोनेल का नाम फिर से आया है, बाकी कोगेलाइन ये दोनों अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने वापस से यहाँ पे चेस कर लिया। कार्टर ये नाम नोटिस करने वाली बात मतलब प्लेयर है। लास्ट 2 मैच ये खेले नहीं थे, हो सकता है इस मैच में डायरेक्टली प्ले खेलने पर आ जाए। और इसके पहले मतलब उस 2 मैच से पहले जो मैच उन्होंने खेला था वो ऑकलैंड के अगेंस्ट में ही था, और उस मैच में भी लोग इनके तरफ नहीं देख रहे थे, जबकि मैंने वहाँ भी बताया था कि इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं। नोटिस करना इनकी परफॉर्मेंस। बाकी कॉलिन ग्रांडो में अवेलेबल नहीं है, फर्गुसन नहीं है, चैपमैन नहीं है, लिस्टर का 1 विकेट, दिलपोर्ट लास्ट मैच विकेटलेस गए हैं। मेरे ख्याल से इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर दिलपोर्ट विकेटलेस गए, या दूसरी बार होगा, जैसा कुछ भी हो, लेकिन उनके यहाँ पे 2 विकेट से। हालांकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे भी मैच जीत लिया। अगला मैच और पहला मैच जो हमें ऑकलैंड का देखने मिल रहा है, ऑकलैंड को 92 पर निपटा दिया था। हालांकि जिन बॉलरों ने लीड किया था उनमें से वर्मा अवेलेबल नहीं है, फिशर है और फ्रेडी वाकर। बहुत ही रेयर होता है जब आप फ्रेडी वाकर को बंचेस में विकेट लेते हुए देखते हो, लेकिन यहाँ पे वो हुआ, उन्होंने 3 विकेट्स निकाले। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस तो कर लिया, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल उनको करना पड़ा। कटने क्लार्क करंट स्क्वाड में है, बाकी सोलिया, दिलपोर्ट के परफॉर्मेंस यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाए हैं। और लगातार 3 मैचेस में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल कर लिया। ये मैच थोड़ा फंसा हुआ था, बॉलर्स का डोमिनेशन था, लेकिन यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके लगभग काम जो है खत्म कर दिया। बैटिंग में आप कह सकते हो साइफर्ट का कंट्रीब्यूशन था जो अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन बाकी बॉलिंग में फ्रेडी वाकर जो करंट स्क्वाड में है, वर्मा भी अवेलेबल नहीं है। आखिरी 2 मैचेस जो हुए, पिछले सीजन का आखिरी मैच जो था ये था माउंट मॉन्गरनी का मैच। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 172। फिर से आपको दिख जाते हैं साइफर्ट के स्कोर्स अवेलेबल वो नहीं है, लेकिन कार्टर फिर से बड़ा स्कोर आपको देखने मिल जाता है। इसके पहले भी 74 का इन्होंने एक इनिंग्स खेला था, यहाँ पे भी उनके रन है। बाकी दिलपोर्ट फिर से विकेट में आ रहे हैं, बाकी ये बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड निपट गई 135 पर। लीड करने वाले बॉलर्स में से वैगनर थे, कोगेलैंड का नाम आपने पहले भी देखा है। यहाँ पे जो वाकर थे 2 विकेट जो अवेलेबल नहीं है। क्रिश्चियन क्लार्क, हैम्पटन, इनके भी विकेट्स में आए हैं। क्रिश्चियन क्लार्क के 2 विकेट्स रहे हैं। क्रिश्चियन क्लार्क अगर आप देख रहे होंगे, बाकी जितने भी बॉलर्स हैं लोग उनकी तरफ थोड़ा बहुत जाते भी हैं। क्रिश्चियन क्लार्क ऑलराउंडर सेक्शन में एक तो होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। अगर लास्ट मैच भी जो हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच कैंटरबरी के अगेंस्ट में, धुआं ही भर दिया था बिल्कुल कैंटरबरी के ओपनर्स ने सारे बॉलर को। लेकिन क्रिश्चियन क्लार्क एक तरफ से काफ़ी इकोनॉमिकल चल रहे थे, उनको 1 विकेट मिला था आखिर में जाके, लेकिन उनको 1-2 विकेट और मिल सकते थे, उनके बॉलिंग में कैच भी मिस हुआ था।
तो इंप्रेसिव तो है। अभी ऑब्वियसली स्टैट्स मैटर करता है, और स्टैट्स ये है कि क्रिश्चियन क्लार्क को एक से ज़्यादा विकेट इस सीजन में नहीं मिला है। ये मैच भी नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल कर लिया। लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस सीजन का मैच था, यहाँ पे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट को 121 पर दबोच दिया। फिर से कार्टर आपको दिख जाते हैं। आखिरी 4 में से जो 3 मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं, या फिर शायद 3 मैचेस वो खेले ही हैं, वहाँ पे तीनों में ही वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं टीम के होकर। नोटिस करना, देखो यहाँ पे 48 वो हाईएस्ट रन स्कोर था, और अच्छा भी स्कोर था, ऐसा नहीं कि मतलब 20-25 रन बना के हाईएस्ट स्कोरर बन गए। 76 नॉट आउट, बड़ा स्कोर यहाँ पे भी। ये मैच में तो कुछ खास नहीं हुआ था, और यहाँ पे भी 75 नॉट आउट। ठीक है, तो बड़े स्कोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे स्कोर बना रहे हैं। और ये ओपनिंग भी नहीं करते हैं, 4-5 तक बैटिंग इनको आ जाती है, तो वहाँ पे जाके ये स्कोर बनाना अच्छी बात है। और अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में भी देखोगे तब भी आपको कार्टर के रिकॉर्ड देखने मिल जाएंगे। बाकी फर्गूसन ने यहाँ पे लीड किया था। दिलपोर्ट कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में आ रहे हैं अभी तक, जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं। लिस्टर, सोलिया, फर्न्स, इनके भी विकेट्स रहे हैं। ऑकलैंड ने चेज कर लिया बड़े आराम से, जहाँ पर रॉबर्ट ओटोनेल का नाम पहले भी हम देख चुके हैं। सोलिया, क्रिश्चियन क्लार्क का एक विकेट था कोकेलैंड के साथ। तो लास्ट मैच के पहले तक आखिरी जो 4 कंप्लीटेड मैचेस हैं, ठीक है, वो 4 कंप्लीटेड मैचेस में नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा है। उसमें से कुछ मैचेस में उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स का परफॉर्मेंस रहा है, कुछ मैचेस में नहीं भी रहा है, लेकिन वो जीते हैं। ठीक है, ऑकलैंड पे, पर्टिकुलरली ऑकलैंड के ग्राउंड पे हमें आखिरी 5 कंप्लीटेड मैचेस में एक मैच मिल रहा है, जो कि था ये वाला मैच, 20 वाला मैच। वहाँ पे हमें देखा है कि ऑकलैंड की हालत बहुत ख़राब कर दिया था उनके नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के बॉलरों ने, जिनमें से फ्रेडी वॉकर खाली अवेलेबल है और फिशर अवेलेबल है। और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया था आराम से, तो मैं नहीं कहूँगा, 16 ओवर तक जाना पड़ा ईजरन को भी चेस करने के लिए, 4 विकेट खोने पड़े, और साइफर्ट के भी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी। बाकी कटने क्लार्क थे, सोलिया थे, दिलपोर्ट, असो, कुछ परफॉर्मर्स जो यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, जिनमें से ओटोनेल का नाम आपने देखा है 5 में से 3 बार, नॉट आउट भी रह चुके हैं 2 बार उनमें से। इसके अलावा हमने कुगलैंड वगैरह का तो देखा ही है, वो तो चलो है ही। दिलपोर्ट का नाम देखा है, ये भी काइंड ऑफ परसेंटेज बॉलर ही है। इसके अलावा कार्टर का नाम देखा है, कल के मैच में अगर वो डायरेक्टली खेलने आ जाते हैं, कुछ लोग शायद उनको लें, कुछ लोग नहीं लें, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में देखने जाओगे तो और भी अच्छे दिखने मिलेंगे आपको। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कोई खास ऐसा दिख नहीं रहा। सोलिया की कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंटली नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस में उनके परफॉर्मेंस है। जैसे कि इस मैच में, ये जो लास्ट मैच हुआ था ऑकलैंड पे, जहाँ पे उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, और लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पे उन्होंने 1 विकेट और 67 रन भी बनाए थे चेस करते हुए। बॉलिंग फर्स्ट में बेहतर करते हैं, ये देखा गया है जनरली। बाकी तो और यहाँ पे मुझे कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा जिनके बारे में बता सकूँ मैं। ऑकलैंड के स्ट्रगल्स रहे हैं, ठीक है, लास्ट मैच में कोई रेजिस्टेंस वो नहीं दिखा पाए थे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के बॉलर्स, लेकिन ओवरऑल ऑकलैंड के स्ट्रगल्स रहे हैं। अगर आप लास्ट मैच को छोड़ दोगे तो आखिरी जो 2 मैच खेली है ऑकलैंड लास्ट मैच के पहले तक, एक में वो 135 पर निपट गए थे। ठीक है, लीड करने वाले सारे बॉलर्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, वैगनर, क्रिश्चियन क्लार्क, कुगलैंड, हैम्पटन, खाली जो वाकर अवेलेबल नहीं है। और उसके पहले वाले मैच पर भी वो 92 पर निपट गए थे, जिसमें फ्रेडी वाकर का लीड था। उसके पहले वाले मैच पर भी ऑल आउट हुए थे, जिसमें भी कुगलैंड का लीड था। ठीक है, तो कुछ बॉलर्स ने तो तंग किया है ऑकलैंड को, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन ये चीज़ रहा है। लेकिन लास्ट मैच जो हुआ है, जहाँ पे मोस्टली करंट सिस्टम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, कल के मैच में भी खेलेंगे, उन्हीं प्लेयर्स के साथ जब मैच हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पे ऑकलैंड ने धूल चढ़ा दिया था नॉर्थन की टीम को। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था हेड टू हेड से। ऑकलैंड में सिर्फ एक मैच हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया। शायद आप हर रोज़ तो 92 पर निपटते हुए नहीं देखोगे सामने वाली टीम को, लेकिन जो जो चीज़ें रही हैं मैंने आपको दिखा दिया। कुछ प्लेयर्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बड़े हैं हेड टू हेड से। देखते हैं ग्राउंड से हम और क्या निकाल पाते हैं। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी इस सीज़न में 4 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है, तो आइडिया तो लग ही चुका होगा आपको कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर भी देखते हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो। पहले पिछले सीज़न का एक मैच देख लेते हैं, जो लास्ट मैच था पिछले सीज़न का। तो वेलिंगटन के साथ मैच था, वेलिंगटन ने बना था 153, जो बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन कम, उतना कम भी नहीं। लिस्टर, सोलिया आपको मेजर परफॉर्मर दिख जाते हैं। बाकी रॉबर्ट ओटोनेल रिपीट हो रहे हैं। कोल ब्रिक्स के बारे में हमने बातें करके रखी हुई थी। जनरली मैं इनको कंसीडर नहीं करने कहता हूँ, लेकिन इस ग्राउंड पे इनके रन्स होते हैं। लास्ट मैच में ये 0 रन पर आउट हुए थे, लेकिन उस इनिंग्स को अगर आप हटा दोगे तो कोल ब्रिक्स के स्कोर आपको देखने मिल जाएंगे। दोनों कीपर होते हैं ऑकलैंड की तरफ से। फ्लेचर को पूरी जनता लेने वाली है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर फ्लेचर को आपको कंसीडर करना है, चेज में करना, नोटिस करना, उनके जितने भी रन आए हैं इस सीजन में चेज में ही आए हैं। ठीक है, मेजर स्कोर्स की मैं बात करूँ, बड़े स्कोर्स की। अगर कोल ब्रिक्स को कंसीडर करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो, उनके इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं। ठीक है, ये पहला मैच है जहाँ पर उनके रन्स हैं। ओटोनेल का तो आपने नाम देखा भी था ऊपर हेड टू हेड में भी। पेसर्स और स्पिनर्स के यहाँ पे कुछ विकेट्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड। इस सीजन के जो मैचेस हुए हैं, अगर हम उन पर फोकस करें तो कैंटरबरी के साथ पहला मैच था, 185 बनाया था।
करंट स्क्वाड में ओडोनेल है। फ्लेचर के कुछ स्कोर्स हैं बैटिंग फर्स्ट में, मेजर कुछ स्कोर्स नहीं है कि नहीं ये स्कोर्स की वजह से आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। एलन गप्टिल अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी को निपटा दिया था पेसर्स के यहाँ पर 2 विकेट, स्पिनर्स के 2 विकेट। कैंटरबरी को निपटा दिया था 158 पर। धन रूफंड्स एक और नाम नोटिस करने वाले, बॉलिंग सेकंड में तो बढ़िया करा ही है इन्होंने, बॉलिंग फर्स्ट में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बाकी निशम अवेलेबल नहीं है। लिस्टर के 2 विकेट्स, डेलपोर्ट जो ऑब्वियसली अच्छा कर रहे हैं उनका 1। अगला मैच ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन के बीच में हुआ, यहाँ पे भी वही दोनों बैट्समैनों के रन आए और बाकी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ा उतना कुछ करने का, इन्होंने ही मेजोरिटी ऑफ द बॉल्स खर्च कर दिए। पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स, वेलिंगटन को 139 पर निपटा दिया फिर से धन रूफंड्स, लिस्टर, डेलपोर्ट। ठीक है, धन रूफंड्स और लिस्टर पहले मैच में भी उन्होंने टोटल 5 विकेट निकाले थे, यहाँ पे दोनों ने मिलकर 7 विकेट निकाले। डेलपोर्ट का 1 था, यहाँ पे हो गए 3 विकेट्स। और अगला 2 मैच जो हुआ है ओट्रागो बनाम ऑकलैंड के बीच में, यहाँ पे भी ऑल आउट किया है सामने वाली टीम को 138 पर। तो घर पे तो काफ़ी बढ़िया करा है ऑकलैंड ने। बॉलिंग अभी तक हम देख सकते हैं फिर से धन रूफंड्स इस बार बॉलिंग फर्स्ट में। बाकी जॉक मैकेंजी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे आए थे इस सीजन में, उन्होंने 3 विकेट निकाला पहले मैच में आते ही। लिस्टर का 1 विकेट। ब्रिक्स, फ्लेचर दोनों के स्कोर्स हैं। फ्लेचर देखो जैसे ही चेज करने की बारी आई उनके रन आपको देखने मिल जाते हैं। ब्रिक्स का रन है। लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल डिशीज के साथ 173 बना था सेंट्रल डिशीज ने, डिसेंट स्कोर था, लेकिन लिस्टर और फंड्स कंसिस्टेंट है। ठीक है, आखिरी 2 मैचेस में इस ग्राउंड पे और ओवरऑल भी ऑकलैंड की तरफ से डेलपोर्ट को विकेट नहीं मिला है। ऑब्वियसली इस सीजन में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं वो, 2 मैच में विकेट ना मिलने के बावजूद भी इस सीजन में 4 मैच में 4 विकेट है इस ग्राउंड पे उनके, लेकिन आखिरी 2 मैच में विकेट नहीं मिला है। लेकिन जिन 2 बॉलरों को कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है वो है लिस्टर और फंड्स। स्पेशली फंड्स नोटिस करो उनके परफॉर्मेंस। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट 3 विकेट, बॉलिंग सेकंड 3 विकेट 3 विकेट। तो एक मैच में खाली 3 विकेट नहीं निकाल पाए हैं वो, नहीं तो हर मैच में 3 विकेट करके निकाल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लिस्टर के भी डिसेंट है, नोटिस करो 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में 4 विकेट, इधर बॉलिंग फर्स्ट में भी 1 विकेट था और इधर भी बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट। फंड से थोड़ा कम लेकिन कंसिस्टेंटली इनके भी परफॉर्मेंस आए हैं। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई, थोड़ा पीछे रह गई वो। फ्लेचर के कुछ स्कोर से रॉबर्ट ओडोनेल यहाँ पे नहीं चले, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लास्ट 2 मैचेस में कंट्रीब्यूशन नहीं आए, लेकिन विल ओडोनेल ने परफॉर्म करा, कुछ रन उन्होंने बनाए। पेसर्स के अपर हैंड रहे हैं, स्पिनर्स के कुछ विकेट्स। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल रही है कि पेसर्स का अपर हैंड है। रन सब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन डिसेंट, मतलब 170 180 यहाँ पे विनेबल टोटल हो सकता है। सामने वाली टीम की बैटिंग और आपकी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर सकती है चीज़ें। हमने यहाँ पे आखिरी 4 जो मैच इस सीजन में देखा है उनमें से 3 मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को जीतते हुए देखा है, जहाँ पे 186 का टारगेट था, डिफेंड हो गया, 193 का टारगेट था, डिफेंड हो गया, 174 का टारगेट था, डिफेंड हो गया। यहाँ पे खाली 139 बनाने का था तो वो बहुत कम था, तो वो चेज़ हो गया। नहीं तो, और वो भी कैम फ्लेचर ने धमाकेदार इनिंग्स खेला था, नहीं तो वो मैच ही फंस सकता था एक टाइम पे जाके अगर वो इनिंग्स नहीं आती तो। लेकिन जो भी है कि यहाँ पे रन डिफेंड हो रहा है, थोड़ा आपको रन तो बनाना पड़ेगा, कम से कम 170-80 के आसपास, तब जाके आप यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो। पेसर्स का अपर हैंड रहता है। कुछ प्लेयर्स के हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस देखे हैं, फ्लेचर स्पेशली चेज में, जब मैं हमेशा कहता हूँ, हर फॉर्मेट में कहता हूँ, ब्रिक्स के कुछ रन हैं हिस्टोरिकली, इस सीजन में उतना कुछ खास उन्होंने नहीं किया। ऑब्वियसली 2 मैच में खेलने को मिला नहीं, बाकी जो 2 मैच में उनको खेलने मिला उनमें से 1 में रन बनाया, 1 में रन नहीं बनाया। और बाकी बॉलरों में से फर्न्स और लिस्टर ये नाम कंसिस्टेंट है। डेलपोर्ट को लास्ट 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके परफॉर्मेंस 4 मैच में 4 विकेट के हैं अभी तक। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो मेजर कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है दोनों टीमों की तरफ से, और वैसे भी इस मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को कुछ मिलने वाला है नहीं। पार्टी स्पॉइलर बन सकते हैं बस वो, कि अगर वो ऑकलैंड को हरा देते हैं तो ऑकलैंड के लिए चांसेस मुश्किल बन जाएंगे क्योंकि वो कंफर्म कर सके अपने घर पे फाइनल खेलने को। ऑकलैंड की तरफ से ऐसा प्लेइंग 11 होगा जहाँ पे वार्कर सोलिया ओपनिंग कर रहे हैं, कोल, ब्रिक्स, ओडोनेल दोनों, फ्लेचर, हैरिसन को लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, कुछ इफेक्टिवनेस नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसे आप यूज़ करोगे किसी प्लेयर को तो वो क्या ही कर लेंगे, कॉन्सिस्टेंटली भरोसा करना पड़ता है। कभी कभी 1 ओवर, कभी कभी 2 ओवर, बैटिंग भी इतना नीचे, नहीं तो टैलेंटेड प्लेयर तो है, लॉन्गर फॉर्मेट भी इन्होंने दिखा के रखा हुआ है। मैकेंजी, धन रूफंड्स, लिस्टर, डेलपोर्ट, इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होंगे। ओडोनेल, लिस्टर, फंड्स दोनों मस्ट ही है। फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एनीवेज आप ब्रिक्स को लेके चल सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है तो।
ठीक है। और अगर आपको दोनों में से कोई भी कीपर पे भरोसा नहीं आ रहा, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑकलैंड के कीपर आपको लेने हैं स्मॉल लीग में, तब तो दिलपोर्ट अवेलेबल है ही। दिलपोर्ट को लास्ट 2 मैच में विकेट नहीं मिला है इस ग्राउंड पे वैसे, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन बने रहते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हो। परसेंटेज उनका अभी भी डिसेंट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लोग उनको इग्नोर करने लग सकते हैं अभी, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स पे। तो यहाँ पे हमारा जो कोर है, रॉबर्ट ओटोनेल, लिस्टर फर्न्स, ब्रिग्स और फ्लेचर में से किसी एक को ले लेना। कीपर में से आपको ऑकलैंड का ही कीपर लेना है ऑब्वियसली, तो वो आप देख सकते हो। फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तब तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है ऑकलैंड की टीम तब आप उन पर रिस्क ले सकते हो, याद रखना रिस्क होगा, तो वो आप देख लेना। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, सबसे पहले दिलपोर्ट का नाम आता है, उसके बाद जिस प्लेयर का नाम आता है वो है वार्कर। वार्कर के रिकॉर्ड्स तो डिसेंट हैं अगेंस्ट नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है बस। सोलिया, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप आपके कोर के जो 4 प्लेयर्स हैं उनके बाहर कंसीडर कर सकते हो। बात करें नॉर्दर्न की तरफ से, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बैटिंग से कार्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कार्टर हमारे टीम में होंगे। कुगलैंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंगल क्या है कि ये बैटिंग कर लेते हैं, बाकी देखो बॉलिंग से मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इनको पॉइंट निकालना आता है, फील्डिंग में भी रहते हैं, कैचिंग वगैरह पॉइंट ये देते हैं, कंसीडर किया जा सकता है बिल्कुल ही। इसके अलावा कल के मैच में यहाँ पे वैगनर के जगह पे फिशर या गिब्सन में से कोई एक खेलेंगे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट फिर से क्रिश्चियन क्लार्क होंगे। क्रिश्चियन क्लार्क का इस फिक्चर में रिकॉर्ड भी अच्छा है, लास्ट 2 मैच में 3 विकेट है, तो देखा जा सकता है। एनीवेज नॉर्दर्न का परफॉर्मेंस इस सीजन में बुरा ही रहा है और रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनकी तरफ से, ठीक है। जिनके हैं उनको तो हमने कोर्ट पे रख ही लिया है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, कार्टर, कुगलैंड, प्रिंगल और क्रिश्चियन क्लार्क हमारे कोर पे रहेंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को देखा जा सकता है, रवाल, ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इनका हो सकता है। और थोड़ा बहुत जो बैटिंग परफॉर्मेंस आया है नॉर्दर्न की तरफ से, मतलब करंट अवेलेबल प्लेयर्स में से, उनमें से रवाल एक है, तो देख सकते हो आप। हालांकि इनका परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है धीरे धीरे, नहीं तो पहले हाईएस्ट सिलेक्टेड परसेंटेज बैट्समैन होते थे नॉर्दर्न की तरफ से। और फ्रेडी वॉकर, जो लास्ट मैच उन्होंने यहाँ पे खेला है, उन्होंने 3 विकेट निकाल के रखा हुआ था। बॉलिंग फर्स्ट में देख सकते हो, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो वो इनकी तरफ से आपके लिए प्रायोरिटी हो सकता है। एक प्लेयर के बारे में कहना चाहूँगा, वो है कूपर। कूपर के भी रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं अगेंस्ट ऑकलैंड। और ऑकलैंड के ग्राउंड के बारे में अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, मैंने ये बात बहुत बार बोल के रखी है कि ऑकलैंड के ग्राउंड के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना बहुत ही बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि ये पिच ऐसा एक पिच है, कभी भी कंसिस्टेंटली सेम तरीके से बिहेव नहीं करता है। और हर सीज़न में एक मैच तो ऐसा होता ही है जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बैटिंग मतलब बहुत ही मुश्किल हो रही है, बल्लेबाजों से बैटिंग कराया ही नहीं जा रहा और स्पिनर्स आके डोमिनेट करके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हर सीज़न में एक मैच ज़रूर होता है। आपने पिछले सीज़न में भी देखा, जो ऑकलैंड, सीजन में नहीं मतलब हेड टू हेड में देखा, ऑकलैंड बना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, फ्रेडी वॉकर ने आके 3 विकेट निकाल लिया, जो कि एनीवेज अटैकिंग बॉलर है भी नहीं। इसके पहले भी अगर आप पिछले सीजनों को भी ढूंढ के देखोगे तो हर सीजन में कम से कम एक मैच होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जहाँ पे 1-2 तो लो स्कोरिंग इनकाउंटर होता है और स्पिनर्स आके डोमिनेट करके जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कल के पिच में, जो कि हो सकता है क्योंकि अभी तक इस सीजन में ये चीज़ हुआ नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वुमेन क्रिकेट फॉलो करो, वहाँ पे कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं, अगर फॉलो कर सकते हो तो फॉलो करो, तो वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि पिच कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रिंगल तो हमने ले ही रखा है, ठीक है। फ्रेडी वॉकर का भी मैंने बताया कि वो उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। कूपर की भी बॉलिंग काम पे आ सकती है और कूपर पे भरोसा भी करती है टीम बहुत ज़्यादा। इनको कम से कम 1-2 ओवर की बॉलिंग तो मिलती ही है और बैटिंग पे तो ओपनिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हिडन पंट आपके लिए बन सकते हैं अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स उनको सही से यूज़ कर पाती है तो, और अगर पिच में वो बात होती है तो, ठीक है, कि अलग स्ट्राइप यूज़ हो रहा है, स्पिनर्स के लिए रोल ज़्यादा हो रहा है, वो वाली चीज़ अगर फिर से होती है तो जो हो सकता है, जो हर सीज़न में एक बार तो होता ही है, अभी तक इस सीज़न में हुआ नहीं है ऐसा कुछ, तो इनका रोल आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सेम रीज़न की वजह से दिलपोर्ट भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे विल ओडोनेल कभी बार बॉलिंग कराने लग जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन प्लेयर्स के भी जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। लाइनअप आने के बाद भी पता चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। याद रखना, ऑकलैंड के पास बेंच पे एक स्पिनर है निकित पेरेरा नाम के। अगर टीम एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रही है या फिर ऐसा कुछ भी आपको इंडिकेशन देखने मिल रहा है कि स्लोनेस है या स्पिनर ज़्यादा खेल रहे हैं ऐसा कुछ, तो समझ जाना कि वो वाली स्ट्राइक इस बार यूज़ हो सकती है। वुमेन क्रिकेट देख के भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा।
बेंच पे निकित पेरेरा है ऑकलैंड की तरफ से, जैसे मैंने बताया। तो अगर वो खेलते हैं तब आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि एक्स्ट्रा पेसर की जगह पे एक्स्ट्रा स्पिनर खेल रहे हैं, मतलब वो स्ट्राइक यूज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिनर आके 5 विकेट निकाल के जाए, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा इंडिकेशन तो आपको मिल ही सकता है कि कहीं ना कहीं पिच पे स्लोनेस है, तभी एक्स्ट्रा स्पिनर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो सोलिया, रॉबर्ट ओडोनल के आसपास लोग जा सकते हैं। रॉबर्ट ओडोनल हालांकि परफॉर्मेंस तो बेहतर हुआ है उनका, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में उतना कुछ खास रन नहीं बने हैं, तो इसीलिए लिस्टर फर्न्स के परसेंटेज ज़्यादा ही हैं। ओवरऑल लोग उनके एनीवेज ले रहे हैं। दिलपोर्ट उसके बाद है। दिलपोर्ट अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर है टीम के होकर, पॉइंट्स भी बहुत से हैं, लेकिन लास्ट 2 मैच में विकेटलेस गए हैं। उसके बाद विल ओडोनल, ग्राउंड पे रन थोड़े बहुत होते हैं, चेस बेहतर करते हैं, लास्ट मैच में रन उन्होंने बनाया है। बॉलिंग की उम्मीद तो मैं नहीं रख रहा, लेकिन 2 मैच पहले उनको 1 ओवर की बॉलिंग मिली थी, अगर आपने नोटिस नहीं की होगी तो। नॉर्दर्न की तरफ से कुगेलैंड और प्रिंगल के भी परसेंटेज बढ़ेंगे लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद। बॉलिंग तो उन्होंने कुछ खास नहीं कराई थी, लेकिन बैटिंग से उन्होंने मतलब मोर्चा संभाल के रखा था, टीम को ऑल आउट नहीं होने दिया था, अच्छे स्कोर्स भी बनाए थे उन्होंने। उसके बाद हैम्पटन और कार्टर का परसेंटेज बढ़ेगा जैसे ही लोग उनको खेलते रहेंगे, शायद, मुझे उम्मीद है, नहीं भी रह सकते हैं, और कैटन क्लार्क। उसके बाद बाकी तो नॉर्दर्न की तरफ से किसी का भी उतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस हुआ नहीं इस सीजन में कि आप कंसिडर कर सको। अभी के लिए मैंने इन 7 प्लेयर्स को रखा है, और मुझे लगता है किसी भी फॉर्मेट में आप इन 7 प्लेयर्स को ले सकते हो। कंप्लीटली जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैट्स हैं, उसी के बेसिस पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। क्रिश्चियन क्लार्क के 2 मैच में ही उनके अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, हेड टू हेड में उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन लगता है टीम भरोसा नहीं करती इन पे बैटिंग के लिए, बहुत नीचे बैटिंग पे भेजती है। बॉलिंग भी उन्होंने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी। विकेट भले ही 1 मिला होगा, लेकिन बेहतर बॉलिंग उनकी रही थी, अगर आपने नोटिस करी होगी तो। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। कीपर सेशन में देखो, ऑकलैंड के कीपर आपको लेने हैं, ठीक है। ब्रिग्स या यहाँ पे फ्लेचर, किसको कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया। ब्रिग्स अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो ब्रिग्स को लेके चल सकते हो। रिस्क तो होगा, 8% सिलेक्शन है, बढ़ के शायद 20-25% भी हो जाए, लेकिन केएम फ्लेचर के साथ पूरी दुनिया जाने वाली है। केएम फ्लेचर अगर चेस करते हैं तो बेहतर है ऑप्शन, अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ये रिस्क ले सकते हो आप, नहीं भी लोगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैटिंग में मैंने इन दोनों को रखा है तीसरे बैटिंग ऑप्शन के रूप में, जहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस है, लेने पड़ेंगे। रवाल है, वार्कर है, कूपर, विल ओडोनेल, कैटन क्लार्क, ये 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से मेरे को अगर स्मॉल लीग के लिए कंसीडर करना पड़े, मैं सबसे पहले बात करूँगा कूपर के बारे में। ये एक तो देखो, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, पहले तो इनको बैटिंग मिलती नहीं थी, अब ये ओपनिंग कर रहे हैं, 2-3 ओवर की बॉलिंग कहीं नहीं जाती है, ठीक है, 2 ओवर तो पकड़ के ही चलो। और अगर पिच प्लस स्लोने से आगे शुरू हो गए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। रवाल परसेंटेज ज़्यादा है, कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, ये पॉइंट्स इनके सपोर्ट में जाते हैं। तो ये दोनों मेरे लिए स्मॉल लीग में होंगे। ऑकलैंड की तरफ से अगर आपको किसी को लेना है तो वो होंगे जॉर्ज वार्कर, नहीं भी लोगे तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। कैटन क्लार्क, विल ओडोनेल मेरे लिए अभी के लिए कैलकुलेशन में नहीं आ रहे हैं। ऑलराउंडर में कुगेलैंड, क्रिश्चियन क्लार्क, मैंने इन दोनों को रखा है। सोलिया, हैम्पटन भी लेने लायक हैं, और हैम्पटन के तो ओवर्स भी बढ़ रहे हैं, अभी आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट मैच में जो रन पड़े थे स्पिनर्स को, उसके बाद हैम्पटन के ओवर्स बढ़ने थे। हालांकि इनको भी बहुत रन पड़ा, लास्ट ओवर में जाके इनको भी 32 रन पड़ा था, उन्होंने विकेट मतलब तो मिला ही नहीं था इनको विकेट, और इकोनॉमी के नेगेटिव और देखे गए थे, बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन हाँ, इनको बराबर यूज़ किया जाता है। सोलिया का भी सेम ही है, वो ओपनिंग भी आते हैं और बराबर यूज़ होते हैं बॉलिंग पे, तो ये दोनों ले सकते हो आप। मेरे लिए प्रायोरिटी वाले प्लेयर तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट पॉइंट्स दे सकते हैं तो लेके चल ही सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जॉक मैकेंजी है, एक मैच में उन्होंने विकेट निकाला हुआ था 3, लेकिन अभी भी मुझे लगता है नहीं स्मॉल लीग में लोग जल्दी से इनको लेंगे। बॉलरों में से ये तीनों को मैंने रखा है, लिस्टर, प्रिंगल और फर्न्स, ये 3 लगभग कंफर्म है मेरे टीम में रहेंगे। बाकी दिलपोर्ट एक ऑप्शन है, अभी भी मेरे ख्याल से सेकेंड हाईएस्ट या हाईएस्ट विकेट टेकर ऐसा तो कुछ है इनका, तो लिया तो जा ही सकता है, लेकिन लास्ट 2 मैच में इनको विकेट नहीं मिला। इवन एक मैच को अगर हम छोड़ दें तो लास्ट 3 मैच में उनके 1 विकेट रहे हैं इस ग्राउंड पे। फिर भी मैं कहूँगा अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रही है इनको लेके चलो, इनको छोड़ना सही डिसीजन शायद नहीं हो। बाकी फ्रेडी वाकर का तो मैंने बता ही दिया कि अगर पिच पे वो चीज़ें होती हैं हेल्प वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों बॉलर्स जो हैं ये बहुत ही सही दिख रहे हैं कंसिस्टेंटली, स्पेशली धनरू फंड्स, ये तो बैटिंग भी कर सकते हैं, और लिस्टर ये सेफेस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को। और कोई भी ऑप्शन जो है बाकी के, ये मुझे सेफेस्ट ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। कुगेलैंड को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आपने अगर नोटिस करी होगी लास्ट मैच कुगेलैंड को 4 ओवर की बॉलिंग मिली नहीं थी, ठीक है। हर दिन वो बैटिंग पे आके रन बनाएंगे या आप स्लॉक करेंगे, हिट करेंगे, ये आप उम्मीद नहीं रखोगे। बॉलिंग से बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स इनके नहीं हैं, ठीक है। और अगर पिच स्लो होने लगी, अगर पिच में पेस को हेल्प मिलने नहीं लगा,
तो इनके ओवर्स तो कटेंगे ही, ऊपर से हेल्प भी नहीं मिलेगा, तो शायद ना तो ये बैटिंग से कुछ कर पाए ना तो बॉलिंग से कुछ कर पाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेफेस्ट ऑप्शन यही कुछ बॉलिंग ऑलराउंडर्स ही हैं। फिर भी आप चाहो तो कुगेलान के साथ जा सकते हो, लेकिन मेरे को इस मैच में इनको कैप्टन बनाने का लॉजिक नहीं दिख रहा है। बैटिंग से ये दोनों मैंने जो रखा है, ओडोनिल और कार्टर, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। कैम फ्लेचर अगर चेस करते हैं तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। और उनके रिकॉर्ड्स जब वो कैंटरबरी के होकर खेलते थे तब भी अच्छे ही थे नॉर्दर्न के अगेंस्ट में, लेकिन वही बात है कि मोस्टली रन उनके चेस में अच्छे रहते हैं। बाकी और कोई मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा जिनको मैं स्मॉल लीग में कंसिडर करने के लिए कहूँ। फर्न्स, लिस्टर बॉलिंग से, कुगेलान ऑलराउंडरों में से, ओडोनिल और कार्टर भी बैटिंग से, और फ्लेचर कीपर से। ये 4-5 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप 2 सिलेक्ट कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए। परसेंटेज देख के जाना है तो वो आपको पता चल ही जाएगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।